तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। पिछले कुछ वक्त में आप लोगों ने भी सुना देखा होगा कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट देर रात तक, बल्कि 3-3 बजे तक जागी है कुछ फांसी को रोकने के लिए, जिसमें से एक याकूब मेमन की फांसी का मामला याद होगा आपको, जब नागपुर में तब सुप्रीम कोर्ट की बेंच रात भर जागी। निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच रात को बाकायदा अदालत खुला, उसके बाद तमाम जजेस आए। लेकिन केरल की 38 साल की नर्स जिसे फांसी दी जानी है और ज़िंदगी और मौत के बीच सिर्फ 6 दिन का वक्त बचा है, 16 जुलाई को फांसी होनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक मामला पहुंचा था कि भारत सरकार को कहा जाए कि इसमें दखल दे, किसी तरह फांसी टलवाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, लेकिन अब पूरी सुनवाई की तारीख जो डाली है वो है 14 जुलाई, मंडे। अब मंडे को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब अंदाज़ा लगाइए, मंडे भी दोपहर तो हो ही जाएगा और उधर वेडनेसडे को फांसी होनी है। मतलब 48 घंटे से भी कम का वक्त होगा। तो इन 48 घंटे से भी कम वक्त में सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देती है, फिर भारत सरकार क्या पहल करती है, फिर क्या होगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या हो पाएगा। खैर, ये पूरी कहानी आपको बताऊं और फिर जो नई चीज़ सामने आई वो ये कि वो 14 बेड का कौन सा वही क्लिनिक जो यमन की राजधानी सना में, और ये 14 बेड वाली क्लिनिक बनाई थी निमिषा ने, जिसकी वजह से उसका मेहदी के साथ झगड़ा हुआ और कत्ल वाले दिन क्या हुआ था, अब ये सारी रिपोर्ट सामने आई है। वो सारी चीज़ें आपको बताऊं उससे पहले एक अफसोसनाक कहानी। उस कहानी के लिए पहले ये तस्वीर देखें। इस तस्वीर में एक लड़का मोटरसाइकिल पर बैठा, उसके पीछे एक लड़की बैठी है। इसके अलावा 2-3 और तस्वीरें हैं। ये एक म्यूज़िक एल्बम की तस्वीर है और ये तस्वीर करीब साल भर पुरानी है। इस तस्वीर में जो लड़की आपको दिख रही है उसका नाम है राधिका यादव। राधिका यादव एक अच्छी टेनिस प्लेयर थी। इंडिया में अलग अलग टूर्नामेंट में उसने खेला, अच्छी खासी उसकी रैंकिंग थी। लास्ट रैंकिंग इंडिया में उसकी 19 थी। माँ बाप ने भी उसकी बड़ी मदद की उसे एक टेनिस प्लेयर बनाने में। लेकिन फिर कुछ वक्त पहले उसे चोट लग गई। अब उसकी उम्र 25 साल हो गई। जब चोट लगी तो आपको पता है कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए चोट उसके करियर के लिए कितना नुकसानदेह होता है। तो राधिका यादव को भी चोट लगी और उसके बाद वो अब कोर्ट से बाहर हो गई, लेकिन उसने एक टेनिस एकेडमी खोल दी। पिता ने ही खुलवाई गुरुग्राम में, और वहाँ वो बच्चों को टेनिस सिखाती थी। आज सुबह करीब 10 बजे राधिका यादव अपने घर पर थी और अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। पड़ोसियों ने सुना, पुलिस को बताया, पुलिस घर में पहुंची। खून से लथपथ राधिका घर के अंदर थी। इसके बाद घर के अंदर सिर्फ उसके माँ बाप थे। बाद में पुलिस लेकर गई हॉस्पिटल, तब तक पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। 25 साल की राधिका को 3 गोली लगी थी, लेकिन घर के अंदर 5 गोली चली थी। शुरुआत में माँ बाप ने बताया कि राधिका ने खुद को गोली मार ली। अब एक शख्स अपने आप को मारने के लिए जनरली एक गोली के बाद फिर इस हालत में नहीं होता कि वो दूसरी गोली मारे, लेकिन यहाँ 3-3 गोली जिस्म में थी। पुलिस को शक हुआ, पूछताछ शुरू हुई और फिर एक अफसोसनाक कहानी सामने आई। कहानी ये कि जिस बाप ने अपनी बेटी को बड़े प्यार मोहब्बत से पाला, बड़ा किया, टेनिस प्लेयर बनाया, उसके हर टूर्नामेंट में साथ जाता, उसके हर जीत पर जश्न मनाता, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता, उसी बाप ने अपने हाथ से अपनी बेटी को गोली मार दी। शायद IS यादव नाम है राधिका यादव के पिता का, क्योंकि घर के बाहर यही नाम लिखा हुआ है। गुरुग्राम में पॉश एरिया है और एक 3 मंजिला घर है, और ये जो एरिया है ये काफ़ी महंगा है। यहाँ पे मतलब सारे घर होते हैं महंगे। तो सवाल ये था कि एक बाप ने अपनी बेटी को गोली क्यों मारी। जो भी शुरुआती खबर आई है, क्योंकि अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये है कि ये परिवार पहले गांव में रहता था हरियाणा में, और फिर गांव में रहने के बाद जब बेटी के टेनिस के करियर को आगे बढ़ाना था तो माँ बाप उसे लेकर गुरुग्राम के पॉश एरिया में आ गए। वहीं एक घर लिया और वहीं से वो अपना टेनिस और टूर्नामेंट खेलने के लिए देश के अलग अलग शहरों में जाती। लेकिन गांव से और उस गांव की ज़मीन से अब भी रिश्ता बचा था इस परिवार का।
तो कुछ वक्त पहले राधिका ने उसे सोशल मीडिया पर, जब से उसने टेनिस प्रोफेशनल छोड़ा और कोच बनी, तो उसे एक इन्फ्लुएंसर बनने का शौक़ था, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का शौक़ था। वो रील बनाती, म्यूज़िक एल्बम में काम करती। तो ऐसे ही एक म्यूज़िक एल्बम में एक पूरे गाने का सीक्वेंस जो शूट हुआ, उसमें एक लड़के के साथ वो मोटरसाइकिल के पीछे बैठी हुई थी, और फिर कुछ और उसकी तस्वीरें थी। उस म्यूज़िक एल्बम के डिमांड के हिसाब से उसने शूट किया था। ये एल्बम देखा तो गांव वालों ने ताना मारना शुरू कर दिया राधिका के बाप को, और बार बार फिर सोशल मीडिया पर उसकी इस तरह के रील बाकी देखकर गांव वाले ताना मारते। इन तानों से तंग आ गए राधिका के पिता। कई बार कहा ये सब छोड़ दो, लेकिन इसमें ऐसी कोई बुराई भी नहीं थी। अब आप ही बताइए इस तस्वीर में क्या बुराई है? एक पेशेवर सॉन्ग शूट हो रहा है, उसमें वो एक्ट कर रही है, लेकिन गांव वालों के ताने से तंग आकर एक बाप अपनी बेटी को गोली मार देगा, उसकी जान लेगा, ये सोच से परे की चीज़। लेकिन यही हुआ। अभी शुरुआती तफ्तीश यही है कि इसी रील की वजह से राधिका यादव को उसके अपने बाप ने अपने हाथों से गोली मार दी। बाकी अभी जब इंट्रोगेशन होगा, छानबीन होगी, तफ्तीश के बाद जो चीज़ें सामने आएगी मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये अफसोसनाक कहानी, मतलब जब से खबर है यही सोच रहा हूँ कि क्या वाकई एक बाप अपनी बेटी को मार सकता है। हालांकि ये पहली बार हुआ नहीं, अफसोस की बात, इससे पहले ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, क्योंकि अगले 6 दिन हर गुजरता पल बेहद कीमती है निमिषा प्रिया के लिए, और निमिषा प्रिया को बचाने की कोशिश में जुटे उन तमाम लोगों के लिए जिनकी बस एक ही दुआ है कि निमिषा की जान बच जाए। निमिषा को बचाने के लिए जो एक्शन काउंसिल बनी, सेफ निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल, उसने आज सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की, और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ये कहा कि 16 जुलाई को निमिषा की फांसी की तारीख तय हो गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को ये डायरेक्शन दे, ये आदेश दे कि निमिषा को बचाने के लिए वो पहल करे, वहाँ जो भी ज़रूरत हो बात करे और इस फांसी को टाले। सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष सुना सबके। अब जाहिर सी बात, इसमें विदेश मंत्रालय और बाकी तमाम मंत्रालय भी इन्वॉल्व होगा। इन सब को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इस पर मंडे को सुनवाई करेंगे, यानी 14 जुलाई को। अब जो सेव निमिषा प्रिय एक्शन काउंसिल है, उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग ये थी कि कानूनन तो उसे सज़ा मिल चुकी है, लेकिन एक रास्ता अब भी है। अगर तलाल अब्दो मेहदी, जिसका कत्ल हुआ और जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में निमिषा को सज़ाए मौत मिली है, उसकी फैमिली उसे माफ़ी दे दे और उसके बाद ब्लड मनी एक्सेप्ट कर ले, तो निमिषा की फांसी टल सकती है। तो इसीलिए भारत सरकार से ये कहा जाए कि वो प्रॉपर चैनल से फैमिली को कांटेक्ट करे, उन्हें ये ऑफ़र दे और माफ़ी की जो कोशिश है उसे जारी रखे, ताकि ये जान बच सके। तो ये इस मांग के साथ कि भारत सरकार इसमें कुछ हेल्प करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 14 जुलाई। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए, 14 मंडे है, 16 को फांसी की तारीख है, वेडनेसडे की सुबह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला या जो भी चीज़ें आएंगी दोपहर तक आएंगी। इसके बाद भारत सरकार तक जानकारी दी जाएगी, फिर भारत सरकार उस कोर्ट के आदेश के हिसाब से हरकत में आएगी, एक्शन लेगी। तब तक मंडे तो गया, इसके बाद बचता है सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे, वेंसडे को फांसी होनी है। तो क्या इतने कम वक्त में ये सारी चीज़ें हो पाएंगी? अगर आज से ही शायद इस पर कोशिश शुरू हो जाती प्रॉपर, तो एक उम्मीद भी थी, क्योंकि अभी 6 दिन है। लेकिन मंडे के बाद सिर्फ मंडे की नाइट और ट्यूसडे की नाइट बचेगी। अब क्या हो? उधर यमन की राजधानी सना में जो सैमुअल हैं, सोशल एक्टिविस्ट, वो हूती के जो विद्रोही हैं उनकी लीडरशिप से बात कर रहे हैं ताकि वो फैमिली को मनाए। इस बीच में जो जानकारी आई वो ये आई कि जब 2008 में पहली बार पूरी जो इसकी फैमिली की भी जानकारी आई है निमिषा की, इनकी मदर एक हाउस हेल्पर हैं, घरों में काम करती हैं। पिता जो थे इनके ऑटो ड्राइवर थे, गरीब परिवार से। तो वहीं के एक लोकल चर्च, जो पलक्कड़ इलाका है केरल में, एक लोकल चर्च ने निमिषा की पढ़ाई लिखाई में मदद की। फिर निमिषा को ये था कि मुझे नर्स बनना है, तो नर्सिंग के कोर्स के लिए भी उस चर्च ने मदद की। जब वो नर्स बन गई तो उसके बाद उसे लगा कि बेहतर भविष्य की तलाश में कहीं जाएं, तो कुछ लोगों से पता चला यमन में ज़रूरत है।
तो फिर 2008 में वो यमन चली गई, फिर 11 में आकर शादी करती है थॉमस से, फिर चली जाती है वापस। लेकिन मार्च 2015 में अचानक सिविल वॉर जोरों पर था यमन में। इससे पहले जब निमिषा वहाँ जाती है तो एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करती है नर्स के तौर पर, लेकिन वहाँ काम करते करते फिर उसे लगता है कि ऐसे बहुत सारे नर्स वहाँ पर आए, डॉक्टर गए इंडिया से, जिन्होंने अपनी क्लिनिक खोल ली। हस्बैंड ने भी कुछ वक्त वहाँ काम किया था, निमिषा लगातार 2008 से काम कर रही थी, 7 साल हो चुके थे। उसने सोचा कि क्यों ना अपना एक क्लिनिक खोले, बट दिक्कत यही थी कि क्लिनिक खोलने के लिए सिटीज़न होना ज़रूरी है, गैर यमनी खोल नहीं सकते। तब उसने एक लोकल बिजनेसमैन तलाल अब्दो मेहदी, चूँकि उससे जान पहचान थी, मेहदी का अपना एक टेक्सटाइल का बिजनेस था। उसने उससे कहा कि मैं एक क्लिनिक खोलना चाहती हूँ, लेकिन पेपर पे आप ही होंगे, क्योंकि रूल यही कहता सिटीजनशिप के हिसाब से। तो उसने कहा ठीक है, प्रॉफिट का कुछ शेयर लेंगे, और उसने अपने नाम पर एक क्लिनिक बोला खोलते हैं। क्लिनिक का नाम रखा गया अल अमान मेडिकल क्लिनिक, सना में, ये यमन की राजधानी में, और 14 बेड का ये क्लिनिक खुला, 14 बेड थे इसमें। अब इत्तेफाक की बात यह है कि जब ये क्लिनिक खुला, और ये 15 के शुरू में, जनवरी 2015 में, मार्च के बाद हालात ख़राब हो गए थे। अब यमन में सिविल वॉर छिड़ गया था, गृह युद्ध। तो ऐसे सिचुएशन में लोग ज़ख्मी भी हो रहे, एक दूसरे को सब मार रहे थे, हिंसा हो गई, वायलेंस हो गई। तो इत्तेफाक से ज़ख्मियों की तादाद बढ़ने लगी और ये क्लिनिक का धंधा चल पड़ा। अब जब धंधा चल पड़ा तो फिर मेहदी के मन में लालच आ गया। उसने कहा ये क्लिनिक में तो ठीक ठाक पैसे हो रहे हैं। अब उसने पैसों के हेरफेर शुरू कर दिए। पैसों के हेरफेर से वो तंग आ गई निमिषा। फिर बाद में चूंकि इस क्लिनिक को खोलने के लिए फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाया था उसके नाम पर, अब वो उसको एक तरह से फिजिकली भी अब्यूज़ करने लगा। वो उससे भी तंग आ गई, पासपोर्ट वासपोर्ट उसी के पास थे। तो फिर क्या करे? तो आखिरकार फिर उसने तय किया, 2017 अब आ चुका था, हालात लगातार ख़राब हो रहे थे यमन में, क्लिनिक लेकिन सही चल रहा था। फिर लगा निमिषा को कि इस यातना से, इस टॉर्चर से बेहतर है कि अब इसको किसी के हवाले करके जो भी पैसे मिले बेचो और यहाँ से निकलो। उससे पहले वो इसलिए नहीं आ रही थी कि उसने अपनी पूरी जमा पूंजी, अपने पति की जमा पूंजी इस क्लिनिक को खोलने में लगा दिया था। लेकिन अब यहाँ बात इज्जत की थी, बात टॉर्चर की थी, तो उसने कहा नहीं अब वापस केरल चलते हैं, जो पैसे थे गए। लेकिन आए कैसे? पासपोर्ट चाहिए। तब जुलाई 2017 में वो अपनी एक नर्स थी, असल में उसकी एक दोस्त, वो यमनी सिटीज़न थी, और उस वक्त मेहदी बीमार था और इंजेक्शन भी ले रहा था। जो इसकी ये दोस्त थी यमनी नर्स, वही इंजेक्शन देती थी। उसने उसको बताया कि मेरा पासपोर्ट एक बार मिल जाए, मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा मुझे सिर्फ 15 मिनट मिल जाएगा, मैं उसके घर से पासपोर्ट निकाल लूँगी, क्योंकि पासपोर्ट घर में है। बट 15 मिनट कैसे मिले? मेहदी देगा नहीं। तो फिर ये हुआ कि अगर 15 मिनट के लिए उसे बेहोश कर दें तो उस दौरान में हम पासपोर्ट लेकर निकल लेंगे। ये दोनों इसी इरादे से गए जुलाई 2017 में, और चूँकि इंजेक्शन देना था बीमारी की वजह से मेहदी को, उसी इंजेक्शन में इन्होंने धोखे से बेहोशी की दवा डाल दी। इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन गलती से डोज ज़्यादा हो गई, मेहदी मर गया। अब दोनों घबरा गए। घबरा इसलिए गए कि अब क्या करें, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई। घबराने के बाद अब लगा कि लाश कैसे छुपाएं, तो उसी घर में एक टंकी थी, उस टंकी के अंदर लाश डालें, लेकिन टंकी का मुंह छोटा, लाश जा नहीं रही, तो क्या करें? फिर उन्होंने लाश के कुछ टुकड़े किए और उस टंकी में डाल दिया और फिर वहाँ से निकल गए। निमिषा ने बाकायदा कोर्ट में जब फैसला सुनाया गया, सज़ाए मौत दी गई, तब भी यही कहा कि उसका इरादा मारने का नहीं था, सिर्फ कुछ वक्त ख़रीदे थे, 15 से 20 मिनट, ताकि वो अपने पासपोर्ट ले और चली जाए। लेकिन एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई ओवरडोज की वजह से। एक्सेप्ट किया था उसने। हालांकि जो दूसरी नर्स थी, यमन की सिटीज़न थी, उसे डेथ पेनल्टी नहीं मिली, उसे कम सज़ा मिली, लेकिन निमिषा को ज़्यादा मिली। और अब तो 6 दिन बचे हैं। तो वहाँ कोशिश पूरी चल रही है। लगभग 8.5 करोड़ रुपए ब्लड मनी के तौर पर भी देने के लिए सारा इंतज़ाम है। बाकी जो ऑफ़र है, कल आपको बता ही थे कि उसके भाई को एक UAE में या फिर सऊदी अरब में सेटल करके वहाँ नौकरी दिलवाना है, या फैमिली के किसी एक शख्स को महंगे से महंगी कोई बीमारी हो, कोई ट्रांसप्लांट का काम हो, वो फ्री में करा देगी ये एक्शन कमेटी। लेकिन उधर से कुछ आया नहीं। अब हूती विद्रोहियों का जो कब्ज़ा है सना में, अब उनमें भी बहुत अलग अलग है। तब उनमें किससे बात किया जाए, सबसे मुश्किल ये आ रही है। और हूती वैसे भी वहाँ पे
इस तरीके को लेके बड़े कट्टर हैं। और यमन सिटीज़न के कत्ल का मामला है, तो ये भी लग रहा है कि शायद हुती इस चीज़ के लिए तैयार ना हो। अगर एक चुनी हुई सरकार, एक सभ्य सरकार होती तो शायद प्रॉपर चैनल से बात बन जाती, लेकिन यहाँ वो मसला भी नहीं है और भारत सरकार के सामने यही दिक्कत है। तो अब होगा क्या? अब मंडे को सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन देती है, इसी पर सबकी नज़र है। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि मंडे बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि दोपहर तक कोर्ट की तरफ से आएगा। अब अगले 24-36 घंटे में क्या हो पाएगा? डिप्लोमेटिक चैनल बंद है, एम्बेसी में वहाँ कोई है नहीं। सऊदी अरब से बैठकर हमारे एम्बेसडर किस रास्ते से बात करेंगे, पता नहीं। जब तक इसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, उम्मीद की किरण बहुत कम नज़र आती है। निमिषा अकेली वैसे नहीं है जिसे फांसी की सज़ा मिली है। निमिषा के साथ साथ इस वक्त 53 और ऐसे इंडियन हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में इस वक्त डेथ रो पर हैं, यानी अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। अलग अलग जुर्म के लिए इन 53 इंडियन सिटीज़न को अलग अलग देशों में सज़ाए मौत मिली हुई है और कभी भी मिल सकती है। 2023 में 3 इंडियन को अलग अलग देशों में फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। 2024 में 5 इंडियन को फांसी दी जा चुकी है, मतलब जिस देश में जो मारने का कानून है। इस वक्त निमिषा को मिलाकर 54 है और इनमें सबसे ज़्यादा 25 है यूएई में, जिसमें अपना दुबई आता है, अबू धाबी। उसके बाद 11 है सऊदी अरब में, 11 जिनको फांसी की सज़ा मिल चुकी है, सज़ाए मौत मिल चुकी है, बस वो इंतज़ार कर रहे हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। तो 25 यूएई में है, 11 सऊदी अरब में है जिन्हें इंडियन को सज़ाए मौत मिली। इसके अलावा 6 मलेशिया में है, 6। साथ ही इंडोनेशिया, कतर, बहरीन, यमन, अमेरिका, इन जगहों पर और कुवैत एक इंडियन है जिन्हें, और भी कुछ देश हैं लेकिन ये ख़ास देश हैं जहाँ पर डेथ पेनल्टी मिली हुई है। और ये 54 इंडियन अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि जब भी किसी को सज़ाए मौत मिलती है वो अपने चैनल से उस देश की हुकूमत से बात करके किसी तरह फांसी या सज़ाए मौत को टलवाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर अभी हाल का हम देखें तो शहज़ादी के साथ एक और भी फांसी हुई थी, वो भी केरल का लड़का था, वो भी नहीं रुक पाई। निमिषा में क्या होगा ऊपर वाला जाने। तो 54 के अलावा करीब 10,112 ऐसे इंडियन हैं जो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग जेलों में किसी न किसी जुर्म के लिए कैद है। ये डेटा मेरा नहीं बल्कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय का है, जो 13 फरवरी 2025 को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में पेश किया गया था। तो ये रिकॉर्ड पे है और ये एक ऑथेंटिक रिपोर्ट। तो देखिए मंडे के बाद क्या होता है या उससे पहले प्रॉपर चैनल में क्या होता है, जो भी होगा अब तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और ये जो अफसोसनाक वारदात हुई है गुरुग्राम में राधिका यादव की, इसकी जो भी अंदर की इनसाइड स्टोरी है वो जैसी सामने आएगी एक बार इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन के बाद, वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।